नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। KRL FM पर आप सुन रहे हैं गुड टू ग्रेट बुक की ऑडियो समरी। इंट्रोडक्शन। अब तक 4 मिलियन से अधिक प्रतियों की बिक्री के साथ जिम सी कोलिंस की गुड टू ग्रेट अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली प्रबंधन पुस्तकों में से एक है। उनके अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर बिल्ट टू लास्ट गुड टू ग्रेट का अनुवर्ती इस बात पर केंद्रित है कि कैसे औसत दर्जे की और अच्छी दोनों कंपनियां महान संगठन बनने के लिए अपनी स्थिर स्थिति से आगे बढ़ सकती हैं। स्टैनफोर्ड में MBA की पढ़ाई करने के बाद मैकिन्से एंड कंपनी में सलाहकार और फिर हेवलेट पैकर्ड में उत्पाद प्रबंधक बनकर कोलिंस ने पहली बार देखा कि कैसे महान कंपनियां चलाई जाती है। पढ़ाने और अनुसंधान करने के लिए स्टैनफोर्ड लौटने के बाद कोलिंस ने बोल्डर, कोलोराडो में एक प्रबंधन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की ताकि यह समझने की उनकी खोज को आगे बढ़ाया जा सके कि क्या चीज कुछ संगठनों को सफल बनाती है और अन्य को नहीं। परिणाम स्वरूप अच्छे से महान की ओर जाने वाली मुख्य बातें ज्ञानवर्धक हैं। कोलिंस और उनकी शोध टीम के अच्छे से महान सिद्धांतों के विश्लेषण का विस्तार आश्चर्यजनक रूप से गहन है। यह गुड टू ग्रेट समीक्षा पुस्तक की संरचना का अनुसरण करेगी। चरण दर चरण 9 अध्यायों में से प्रत्येक के प्रमुख बिंदुओं को व्यवस्थित रूप से सारांशित करेगी। चैप्टर 1 गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। कुछ लोग अपने जीवन में महानता हासिल करने में सफल होते हैं क्योंकि वे एक आरामदायक जीवन के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। कंपनियों के बारे में भी यही कहा जा सकता है। वास्तव में अधिकांश व्यवसाय पर्याप्त कार्यक्षमता का स्तर प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इस बिंदु से आगे बढ़ने के बजाय वे बस वहीं रुक जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए कोलिंस ने स्वयं से एक सरल प्रश्न पूछा, क्या अच्छी कंपनियां महान बन सकती हैं? और यदि हाँ, तो कैसे? 5 साल के शोध के बाद कोलिंस ने न केवल प्रमाणित किया कि एक अच्छी कंपनी महान बन सकती है, बल्कि कोई भी संगठन ऐसा कर सकता है यदि वे उनके द्वारा सुझाए गए ढांचे का पालन करते हैं। यहाँ बताया गया है कि कैसे उन्होंने और उनकी शोध टीम ने अच्छे से महान सिद्धांत बनाने के लिए इस प्रश्न को खोलना शुरू किया। खोज कोलिंस ने शोधकर्ताओं के एक समूह को इकट्ठा किया और साथ में उन्होंने संभावित 1435 में से 11 कंपनियों के एक समूह की पहचान की जिन्होंने शेयर बाजार के सामान्य स्तर पर या उससे नीचे 15 साल बिताए थे और जो फिर आगे बढ़े। परिवर्तन ने उन्हें अगले 15 वर्षों में शेयर बाजार के स्तर से कम 3 गुना रिटर्न प्राप्त करते हुए देखा। तुलना ढूंढना। इसके बाद कोलिंस और उनकी टीम ने तुलना कंपनियों के एक समूह की पहचान की। इनमें वे कंपनियां शामिल थी जो अच्छी से महान कंपनियों के समान उद्योगों में थी, लेकिन या तो अच्छी से महान की ओर छलांग नहीं लगा पाई या महान की ओर अल्पकालिक बदलाव किया लेकिन अपनी सफलता को बनाए रखने में विफल रही। गहन विश्लेषण मोड टीम ने अपनी 11 कंपनियों में से प्रत्येक पर यथासंभव अधिक डेटा एकत्र किया। उन्होंने उन अधिकारियों के साथ साक्षात्कार आयोजित किए जो उनकी कंपनी के परिवर्तन के समय पदों पर थे। नतीजतन टीम ने परीक्षण के लिए किसी भी निर्धारित परिकल्पना के साथ शुरुआत करने से परहेज किया। इसके बजाय उन्होंने पूरी तरह से डेटा से अच्छे से महान सिद्धांतों का निर्माण करने की कोशिश की, इस प्रकार सीधे जमीन से ऊपर तक, अराजकता से अवधारणा तक अपने निष्कर्षों से टीम अवधारणाओं का एक सामंजस्यपूर्ण ढांचा बनाने में सक्षम थी जिसका उपयोग प्रत्येक अच्छी से महान कंपनी ने किया था। महान सिद्धांतों का अवलोकन। मुख्य कारक जो यह तय करते हैं कि कोई कंपनी अच्छे से महान में बदल सकती है या नहीं 8 गुना है।
प्रत्येक कारक को पुस्तक में एक अध्याय दिया गया है और इस प्रकार इस गुड टू ग्रेट सारांश में निम्नलिखित बिंदुओं को विस्तार से शामिल किया जाएगा। स्तर 5 का नेतृत्व। आश्चर्य की बात है कि अच्छे से महान संगठनों के नेता बड़े व्यक्तित्व वाली उद्यमशील हस्तियों के बजाय अंतर्मुखी और आरक्षित होते हैं। पहले कौन फिर क्या। अच्छी से महान कंपनियां अपनी कंपनी के विजन पर काम करने से पहले सही लोगों को बोर्ड पर लाती हैं। क्रूर तथ्यों का सामना करे लेकिन विश्वास न खोए। एक अच्छी से महान कंपनी को इस विश्वास पर कायम रहना चाहिए कि वह सभी बाधाओं के बावजूद जीत हासिल कर सकती है और करेगी। साथ ही कंपनी की वर्तमान वास्तविकता के बारे में अक्सर क्रूर तथ्यों को भी स्वीकार करना चाहिए। हेजहोग अवधारणा। अच्छे से महान की ओर जाने का मतलब है कि आत्मसंतुष्टि के आराम को दूर करना होगा। अनुशासन की संस्कृति। जब कार्यबल अनुशासित होता है तो पदानुक्रम अप्रासंगिक हो जाता है। जब अनुशासित विचार होता है तो नौकरशाही कम हो जाती है। जब अनुशासित नियंत्रण होता है तो अत्यधिक नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जब अनुशासन की संस्कृति उद्यमशीलता के प्रयास के साथ जुड़ जाती है तो शानदार प्रदर्शन हासिल होता है। प्रौद्योगिकी त्वरक। अच्छी से महान कंपनियां कभी भी अपनी प्रक्रियाओं में परिवर्तन को एकीकृत करने के प्राथमिक साधन के रूप में प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करती है। हालांकि वे प्रौद्योगिकी का उपयोग और चयन कैसे करते हैं, यह उन्हें उनकी तुलनात्मक कंपनियों से अलग करता है। चक्का और विनाश का चक्र। अच्छी से महान प्रक्रिया रातों रात नहीं होती। सफलता तब मिलती है जब किसी कंपनी को लंबे समय तक एक ही दिशा में आगे बढ़ाने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है, जब तक कि सफलता का एक बिंदु टूट न जाए। अच्छे से महान निर्मित से लेकर अंतिम तक यह सुनिश्चित करने के लिए कि अच्छी से महान कंपनियां कायम रहें, मूल मूल्यों और उद्देश्य को केवल पैसा कमाने से कहीं अधिक के साथ संरेखित होना चाहिए। चैप्टर 2 लेवल 5 लीडरशिप। गुड से ग्रेट तक की प्रमुख बातों में से एक यह है कि प्रत्येक अच्छी से महान कंपनी के शीर्ष पर एक स्तर 5 का नेता होता है। कोलिंस स्तर 5 के नेता को एक ऐसे कार्यकारी के रूप में परिभाषित करते हैं जो विनम्रता और पेशेवर दृढ़ संकल्प के विरोधाभासी मिश्रण के माध्यम से महानता की एक स्थायी विरासत बनाता है। ऐसे नेता अपने अहंकार को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देते। उनकी महत्वाकांक्षा सबसे पहले कंपनी की सफलता के लिए है, अपने लिए नहीं। सबसे पहले कोलिंस को इस बात को स्वीकार करना कठिन लगा। यह उनकी इस धारणा के विपरीत था कि किसी कंपनी की सफलता केवल उसके नेता पर निर्भर नहीं होती। हालांकि डेटा लगातार दर्शाता है कि अच्छे से महान में संक्रमण के दौरान प्रत्येक महान कंपनी का नेतृत्व स्तर 5 के नेता द्वारा किया जाता है। अच्छी से महान कंपनियों की निरंतर सफलता को देखते हुए यह खोज अधिक समझ में आने लगी। चूँकि इन सभी कंपनियों की देखरेख उनके परिवर्तन के समय स्तर 5 के प्रबंधकों द्वारा की जा रही थी, जब कंपनी का नेतृत्व एक नए प्रबंधक को सौंपने का समय आया तो उनकी विनम्रता और कंपनी को फलते फूलते देखने की उनकी इच्छा के लिए धन्यवाद। स्तर 5 के नेता अपने उत्तराधिकारियों के लिए सुचारू परिवर्तन की सुविधा प्रदान करेंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि 75% तुलनात्मक कंपनियों में ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने असफलता के लिए अपने उत्तराधिकारियों को स्थापित किया या जिन्होंने कमजोर उत्तराधिकारियों को चुना। इसलिए स्तर 5 के नेताओं की अहंकारहीन गतिविधियां अच्छी से महान कंपनियों की स्थायी विरासत को समझाने का एक तरीका है। हालांकि विनम्रता के अलावा
कंपनी को सफल देखने के लिए स्तर 5 के नेताओं के पास दृढ़ संकल्प की डिग्री भी होनी चाहिए। इस आवश्यक विशेषता के लिए एक दिलचस्प चेतावनी यह है कि ऐसी वफादारी अक्सर सीईओ बनने से पहले कंपनी के लिए काम करने से पैदा होती है। दरअसल लगभग सभी अच्छे से महान सीईओ कंपनी के अंदर से आए थे, जबकि तुलना करने वाली कंपनियों में कंपनी के बाहर से सीईओ नियुक्त करने की संभावना 6 गुना अधिक थी। स्तर 5 के नेताओं में तुलनात्मक कंपनियों के नेताओं की तुलना में किसी भी सफलता का श्रेय अपने से बाहर के कारकों को देने और किसी भी कमी का श्रेय खुद को देने, जब उपयुक्त हो, की बहुत अधिक संभावना थी। दूसरी ओर, तुलना करने वाली कंपनियों के सीईओ जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय किसी भी विफलता के लिए बुरी किस्मत को जिम्मेदार ठहराते हैं और खुद से परे किसी भी चीज को दोष देना पसंद करते हैं। लेवल 5 का नेता बनना संभव है, हालांकि यह दूसरों की तुलना में कुछ लोगों में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। आत्मचिंतन, व्यक्तिगत गुरु, शिक्षक, प्रशिक्षक और महत्वपूर्ण जीवन अनुभवों से सीखिए सभी उपकरण हैं जिनका उपयोग इस प्रयास में किया जा सकता है। हालांकि स्तर 5 प्रबंधक कैसे बने, इसके लिए कोई चरण दर चरण सूची नहीं है। पुस्तक के बाकी हिस्सों के निष्कर्षों का अभ्यास करने से ऐसे स्तर 5 गुणों को विकसित करने में मदद मिल सकती है और इस प्रकार हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। चैप्टर 3, फर्स्ट हू देन व्हाट। जब कोलिंस और उनकी टीम ने अपना शोध शुरू किया तो उन्होंने यह सोचना शुरू कर दिया कि एक अच्छी कंपनी को महान कंपनी में बदलने की कुंजी एक नई दृष्टि और रणनीति को लागू करना होगा। वे गलत थे। महान कंपनियों ने पहला काम सही लोगों को टीम में शामिल करना और खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों से छुटकारा पाना किया। यह इस विचार से मेल खाता है कि यदि संगठन क्या के विपरीत कौन से शुरू करते हैं तो वे आधुनिक दुनिया की लगातार बदलती मांगों के अनुकूल होने में सक्षम होने की अधिक संभावना रखते हैं। सही लोगों को अच्छा काम करने के लिए सूक्ष्म प्रबंधन या प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है, यह उनके भीतर समाहित है। उन्हें कंपनी पर भरोसा होगा क्योंकि वे अपने साथियों के मूल्य पर विश्वास करते हैं। इसके अलावा अगर किसी कंपनी के पास कोई अच्छा बिजनेस आइडिया आता है लेकिन उसकी टीम खराब काम करती है तो उसका असफल होना लगभग तय है। कोलिंस के शोध से एक विशेष रूप से दिलचस्प बात यह है कि उन्हें कार्यकारी मुआवजे और अच्छे से महान की ओर जाने वाले बदलाव के बीच कोई संबंध नहीं मिला। दरअसल डेटा से पता चला है कि अच्छे से महान अधिकारियों ने अपनी कंपनी के परिवर्तन के 10 साल बाद औसतन अपने औसत कंपनी समकक्षों की तुलना में थोड़ा कम पैसा कमाया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह नहीं है कि अधिकारियों को कितना मुआवजा दिया जा रहा है, बल्कि यह है कि किन अधिकारियों को मुआवजा दिया जा रहा है। यदि कंपनियां क्या से पहले कौन चुनने से शुरुआत करती हैं, तो ये कार्यकारी सदस्य केवल वित्तीय मुआवजे से परे कंपनी की सफलता से प्रेरित होने की अधिक संभावना रखते हैं। फिर भी यदि एक बार व्यवसाय स्थापित हो जाने के बाद टीम के कुछ सदस्य कंपनी के मानकों से मेल नहीं खाते हो तो क्या करें? चाल निर्दयी के बजाय कठोर होने की है। कोलिंस के शोध से पता चला कि तुलनात्मक कंपनियों में छंटनी 5 गुना अधिक बार हुई। यह दर्शाता है कि कर्मचारियों को लगातार नौकरी से निकालना सबसे अच्छा तरीका नहीं है। कोलिंस बड़े पैमाने पर गोलीबारी का सहारा लिए बिना एक टीम को बेहतर बनाने के लिए 3 चरणीय प्रणाली का सुझाव देते हैं। जब संदेह हो तो नौकरी पर न रखें, तलाश करते रहें।
किसी कंपनी के लिए लंबे समय में प्रक्रिया में देरी करने और अंततः सही व्यक्ति ढूंढने की तुलना में गलत व्यक्ति को काम पर रखना कहीं अधिक महंगा है। जब यह स्पष्ट हो जाए कि कोई समूह या व्यक्ति कंपनी के लिए खराब मेल है, तो तुरंत कार्रवाई करें, लेकिन यह आकलन करने से पहले नहीं कि वह समूह या व्यक्ति टीम के भीतर कहीं और बेहतर मेल खाएगा या नहीं। कंपनी के सबसे बड़े अवसरों के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम के सदस्यों को आवंटित करें, न कि इसकी सबसे बड़ी समस्याओं के लिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप अपने मौजूदा कार्यबल से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करें। चैप्टर 4 कॉन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स बट नेवर लूज फेथ। गुड टू ग्रेट से एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि अच्छी से महान कंपनियां उत्कृष्ट निर्णयों की एक श्रृंखला की बदौलत महानता की ओर बढ़ी, जिन्हें विशेषज्ञ रूप से क्रियान्वित किया गया था और जो एक के ऊपर एक जमा हो गई। इसका मुख्य कारण यह था कि कैसे इन कंपनियों ने अपने बारे में क्रूर तथ्यों का सामना किया। केवल महानता की ओर बढ़ने के बजाय उन्होंने लगातार महानता के मार्ग को उन सच्चाइयों से अवगत कराया कि वे कैसा प्रदर्शन कर रहे थे, भले ही इसे निगलना कठिन हो। हालांकि कंपनी के मौजूदा प्रदर्शन के बारे में ऐसी दर्दनाक सच्चाइयों का सामना करने पर टीम को प्रेरित रखना कैसे संभव है? कोलिंस सत्य की संस्कृति बनाने का सुझाव देते हैं, जो निम्नलिखित 4 सिद्धांतों का पालन करती है। सवालों के साथ आगे बढ़े, जवाबों से नहीं। प्रश्न पूछना सत्य को बेहतर ढंग से समझने का एक उत्कृष्ट तरीका है। प्रश्न पूछना यह भी दर्शाता है कि कोई व्यक्ति यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त रूप से असुरक्षित होने को तैयार है कि उसके पास सभी उत्तर नहीं हैं। यह इस सुरक्षित वातावरण में है जहां वास्तविकता आधारित समस्या का समाधान हो सकता है। संवाद और बहस में व्यस्त रहें, सुधार में नहीं। कर्मचारियों को यह महसूस कराने के लिए केवल दिखावटी बहस करने के बजाय कि सभी ने अपनी बात रखी है, भले ही सीईओ ने पहले ही कार्रवाई का रास्ता चुन लिया हो, वास्तव में एक टीम को कुछ और जानकारीपूर्ण समाधान निकालने के लिए मुद्दों पर बहस करने दे। बिना किसी दोष के शव परीक्षण करें। ऐसा करने से एक ऐसी संस्कृति पनप सकती है जिसमें प्रतिक्रिया के डर के बिना सच्चाई सुनी जा सकती है। लाल झंडा तंत्र बनाएं। इस तंत्र का अर्थ है कार्यबल के प्रत्येक सदस्य को उनसे संबंधित किसी भी मुद्दे पर बिना निर्णय के सुने जाने का अधिकार देना, उन्हें एक रूपक लाल झंडे से लैस करना जिसे वे किसी भी समय उठा सकते हैं। एक बार जब कोई कंपनी अपनी यात्रा के हर कदम पर सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है, तो उसे कुछ हद तक विरोधाभासी रूप से इसे अपने व्यवसाय की सफलता में अटूट विश्वास के साथ जोड़ना होगा। इसका मतलब यह है कि जब चीजें निराशाजनक लगती हैं और वास्तविकता धूमिल लगती है, तब भी टीम कंपनी को ऐसे कठिन चरणों के माध्यम से देखने के लिए दृढ़ संकल्प की इस संस्कृति पर वापस आ सकती है और इस प्रकार अच्छे से महान की ओर बढ़ सकती है। चैप्टर 5 द हेजहॉग कॉन्सेप्ट। गुड टू ग्रेट के प्रमुख सिद्धांतों में से एक वह है जिसे कोलिंस हेजहॉग कॉन्सेप्ट के रूप में संदर्भित करते हैं। यह अवधारणा यशायाह बर्लिन के निबंध हेजहॉग एंड द फॉक्स से आती है, जो एक प्राचीन ग्रीक दृष्टांत पर आधारित है और जिसमें उन्होंने दुनिया को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है, हेजहॉग और लोमड़ी। लोमड़ी विभिन्न प्रकार की विभिन्न चीजों को जानती है, लेकिन हाथी एक चीज जानता है और इसे अच्छी तरह से जानता है। इस तर्क से मानवता के कई महान विचारक हेजहॉग रहे हैं, क्योंकि वे दुनिया की जटिलता को एक एकल एकीकृत दृष्टि में सरल बनाने में सक्षम हैं। उदाहरण के लिए डार्विन और प्राकृतिक चयन, आइंस्टीन और सापेक्षता,
और मार्क्स और वर्ग संघर्ष पर विचार करें। इसलिए कॉलिंस का तर्क है कि सभी अच्छी से महान कंपनियां हेजहोग थी और सभी तुलनात्मक कंपनियां लोमड़ियों की तरह थी, बिखरी हुई, फैली हुई और असंगत। अच्छी से महान कंपनियों का नेतृत्व एक सरल एकीकृत अवधारणा द्वारा किया गया था जो उनके सभी निर्णय लेने के लिए संदर्भ के एक फ्रेम के रूप में कार्य करता था। बदले में इससे महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। कॉलिंस ने द हेजहोग कॉन्सेप्ट को निम्नलिखित 3 अच्छे से महान सिद्धांतों के संचय के रूप में विभाजित किया है। आप किसमें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं? इस सिद्धांत का अर्थ है कि भले ही किसी कंपनी का मुख्य व्यवसाय कई वर्षों से सापेक्ष सफलता प्राप्त कर रहा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी इस मामले में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। यदि वे इस मामले में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नहीं है, तो वे कभी भी महान नहीं होंगे। महान होने का अर्थ केवल सक्षम होने के अभिशाप से परे जाना है। केवल यह पता लगाने से कि कोई कंपनी किसी अन्य संगठन से बेहतर क्या कर सकती है, कंपनी को महानता की ओर ले जाएगी। आपका आर्थिक इंजन क्या चलाता है? कोई भी कंपनी महान बन सकती है, चाहे वह किसी भी उद्योग में हो। कुंजी एक दुर्जेय आर्थिक इंजन का निर्माण करना है जो उनकी आर्थिक वास्तविकता के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि पर आधारित हो। आप किस चीज को लेकर बेहद भावुक हैं? अच्छी से महान कंपनियां किसी विचार पर निर्णय नहीं लेती हैं और फिर अपनी टीम को इसके बारे में उत्साहित होने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती हैं। इसके बजाय वे केवल वही काम शुरू करते हैं जो उनकी टीम के सदस्यों को प्रेरित करता है। जब कोई कंपनी एक एकीकृत अवधारणा ढूंढ सकती है जो इन तीनों कारकों को जोड़ती है, तो वह हेजहोग अवधारणा है। अक्सर अच्छी से महान कंपनियां किसी भी मामले में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नहीं होने के कारण शुरू होती है। हालांकि बदले में उन सभी ने अपनी परिभाषित हेजहोग अवधारणा की खोज शुरू कर दी और भले ही इस परिभाषित अवधारणा को खोजने में उन्हें औसतन 4 साल लग गए, लेकिन एक बार जब उन्होंने इसे खोज लिया तो वे इससे कभी विचलित नहीं हुए। चैप्टर 6 अ कल्चर ऑफ डिसिप्लिन। कई सफल स्टार्टअप अंततः विफल हो जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे वे बड़े और जटिल होते जाते हैं, प्रबंधक बढ़ती मांग के सामने घबराने लगते हैं। इस बिंदु पर बोर्ड कुछ बाहरी पेशेवर प्रबंधकों, आमतौर पर ब्लूचिप कंपनियों के अनुभवी MBA अधिकारियों को लाने का निर्णय ले सकता है। पदानुक्रम बनने लगते हैं और व्यवस्था अराजकता की ओर लौट आती है। हालांकि इस प्रक्रिया में उद्यमशीलता की भावना खो जाती है और सामान्यता हावी हो जाती है, जिससे कंपनी कभी भी महान नहीं बन पाती है। तो एक कंपनी उद्यमशीलता की भावना को बनाए रखने का प्रबंधन कैसे करती है, जबकि यह पूरी तरह से बोझिल चीज में विकसित नहीं होती है? अनुशासन की संस्कृति लागू करके। कॉलिंस कार्यस्थल में अनुशासन की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए 4 चरणों वाली प्रक्रिया का सुझाव देते हैं। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के सिद्धांतों के इर्द गिर्द एक ऐसी संस्कृति विकसित करे जो एक विशिष्ट ढांचे के भीतर संचालित हो। सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारी आत्मानुशासित व्यक्ति हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों और दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सुनिश्चित करें कि अनुशासन की संस्कृति को अत्याचारी अनुशासन की संस्कृति के साथ कभी न मिलाएं। महान कंपनियों का नेतृत्व स्तर 5 के नेताओं द्वारा किया जाता है, जो एक संस्कृति के निर्माण को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके विपरीत तुलनात्मक कंपनियों का नेतृत्व ऐसे नेताओं द्वारा किया जाता है जो अपनी टीम को पूरी ताकत से अनुशासित करना चुनते हैं।
यह युक्ति प्रतिकूल है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूरी टीम अटूट रूप से केंद्रित रहे, हेजहोग अवधारणा का धार्मिक रूप से पालन करें। वास्तव में जितना अधिक कोई संगठन अपनी हेजहोग अवधारणा का पालन करेगा, उसके पास विकास के उतने ही अधिक अवसर होंगे। चैप्टर 7 टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर्स। महान कंपनियां .com बूम और पर्सनल कंप्यूटर के आगमन जैसी अविश्वसनीय तकनीकी क्रांतियों से गुजरी हैं। लेकिन इस तरह की कट्टरपंथी प्रगति से पराजित होने के बजाय उन्होंने सहन किया है। कैसे? क्योंकि घबराने और अनुकूलन के लिए अनुकूलन करने के बजाय उन्होंने प्रौद्योगिकी के बारे में अलग तरह से सोचने का विकल्प चुना है। उन्होंने इस बात पर विचार करने के लिए समय लिया कि इस तरह की तकनीकी प्रगति उनकी हेजहोग अवधारणा को कैसे सर्वोत्तम सेवा प्रदान कर सकती है। उनकी हेजहोग अवधारणा उन्हें तकनीकी प्रगति के संबंध में दृष्टिकोण के पूर्ण परिवर्तन की ओर ले जाती है। महान कंपनियों के लिए गति का निर्माता होने के बजाय प्रौद्योगिकी गति के लिए एक त्वरक है। जिस क्षण एक अच्छी कंपनी एक महान कंपनी बनने की ओर अग्रसर होती है, उसके साथ कभी भी सबसे अद्यतित अग्रणी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। प्रौद्योगिकी को केवल तभी अपनाया जाता है जब कोई कंपनी यह सुनिश्चित कर ले कि वह उसके लक्ष्यों का समर्थन करेगी। नतीजतन कोलिंस अपने संगठन के लिए प्रौद्योगिकी का एक नया टुकड़ा चुनने से पहले निम्नलिखित प्रश्न पूछने की सलाह देते हैं। क्या प्रौद्योगिकी का यह टुकड़ा हेजहोग अवधारणा से मेल खाता है? यदि हाँ, तो कंपनी को इस तकनीक के अनुप्रयोग में अग्रणी बनने की आवश्यकता है। यदि नहीं, तो क्या इस तकनीक का उपयोग करना उचित है? यदि हाँ, तो कंपनी को प्रौद्योगिकी के इस क्षेत्र में विश्व अग्रणी बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको समानता का लक्ष्य रखना चाहिए। यदि नहीं, तो तकनीक अप्रासंगिक है। जो चीज महान को अच्छी कंपनियों से अलग करती है, वह यह है कि अच्छी कंपनियां नई तकनीकी प्रगति के प्रति प्रतिक्रियावादी बन जाती है। वे पीछे छूट जाने से भयभीत हो जाते हैं और इसलिए प्रौद्योगिकी के नवीनतम टुकड़ों को शामिल करने के लिए अपने व्यवसाय संचालन को बदलने के लिए वे सब कुछ करते हैं, जो अक्सर उन्हें उस चीज से दूर ले जाते हैं जो अन्यथा उनकी हेजहोग अवधारणा का गठन करती। कोलिंस के निष्कर्षों की एक विशेष रूप से शानदार विशेषता यह है कि उनकी चुनी हुई महान कंपनियों के अधिकारियों के साथ साक्षात्कार प्रतिलेखों के 2000 से अधिक पृष्ठों में प्रतिस्पर्धी रणनीति शब्द का शायद ही कभी उल्लेख किया गया है। इसके बजाय इस बात की चिंता करने के बजाय कि उनके प्रतिस्पर्धी क्या कर रहे हैं और अनावश्यक तकनीकी हथियारों की दौड़ में फंस गए हैं, महान कंपनियों ने खुद की तुलना उत्कृष्टता के आदर्श से की। वे उत्कृष्टता से प्रेरित होते हैं, पीछे छूट जाने के डर से नहीं। चैप्टर 8 द फ्लाईव्हील एंड द डूम लूप। इस अच्छे से महान सिद्धांत के लिए कोलिंस ने एक ऐसे व्यक्ति की छवि बनाई है जो 5000 पाउंड की धातु डिस्क एक फ्लाईव्हील को हिलाने की कोशिश कर रहा है, जो एक धुरी पर क्षैतिज रूप से लगा हुआ है। प्रथम दृष्टया धक्का देना असंभव लगता है। थोड़ी सी गति उत्पन्न होने के बाद इसे घुमाना आसान हो जाता है। कई घुमावों के बाद यह लगभग अजेय बल के साथ आगे की ओर उड़ता है। यह पूछने के लिए कि फ्लाईव्हील को कौन सा धक्का दिया गया था, वह निर्णायक धक्का था जिसने इसे इतनी गति दी थी कि बिंदु को चूक जाना है। यह संयुक्त प्रयासों का संचय था जिसने पहिया को आगे बढ़ाया। यह छवि वैसी ही दिखती है जैसी कोई कंपनी तब दिखती है जब वह अच्छे से महान में परिवर्तन कर रही हो। बाहर से देखने पर
अक्सर ऐसा प्रतीत होता था मानो ये अच्छी से महान कंपनियां चमत्कारिक रूप से रातों रात महानता की ओर बढ़ गई, जैसे कि एक निर्णायक कारक ने उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। हालांकि अंदर से परिवर्तन को बहुत अधिक जैविक, क्रमिक, विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में अनुभव किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इन महान कंपनियों के कई अधिकारियों ने कहा कि वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि इतना बड़ा परिवर्तन होने वाला है, तब भी जब उनकी कंपनी महानता की राह पर थी। इसलिए जो चीज महान कंपनियों को अच्छी कंपनियों से अलग करती है, वह एक सरल सत्य की समझ है। उल्लेखनीय शक्ति निरंतर सुधार और परिणाम देने में पाई जाती है। कोलिंस इसे फ्लाईव्हील प्रभाव के रूप में संदर्भित करते हैं, जिसे निम्नलिखित लगातार दोहराई जाने वाली प्रक्रियाओं द्वारा परिभाषित किया गया है। ऐसे आगे के कदम उठाएं जो हेजहोग अवधारणा के अनुरूप हो। दृश्यमान परिणामों का एक सेट संचित करें। इन परिणामों से कार्यबल को ऊर्जावान और उत्साहित होते हुए देखें। फ्लाईव्हील गति बनाता है। चरण 1 से दोहराएं। उपरोक्त चरणों का लगातार पालन करने से लक्ष्य लगभग स्वयं ही निर्धारित होने लगते हैं। दूसरी ओर तुलनात्मक कंपनियां अक्सर उसी काम में लगी रहती हैं, जिसे कोलिंस डूम लूप कहते हैं। क्रमिक, निरंतर परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय तुलनात्मक कंपनियां अक्सर चमत्कारिक क्षण की खोज करेंगी, जो कंपनी को अच्छे से महान में बदलने में एकमात्र निर्णायक कारक होगा। वृद्धिशील विकास के चरण को दरकिनार करके वे केवल रुकने और पाठ्यक्रम बदलने के लिए फ्लाईव्हील को एक दिशा में धकेलना शुरू कर देंगे, इसे दूसरी दिशा में फेंक देंगे क्योंकि वे एक और चमत्कारिक क्षण की तलाश में थे, इसलिए किसी भी गति का निर्माण करने में विफल रहे। कोलिंस डूम लूप के चरणों का वर्णन इस प्रकार करता है। एक नए कार्यक्रम, नेता, घटना, सनक या अधिग्रहण के माध्यम से एक चमत्कारिक क्षण की तलाश में एक नई दिशा में निकल पड़े। किसी भी बिल्डअप को हासिल करने में असफल होना और कोई संचित गति अर्जित नहीं करना। कुछ निराशाजनक परिणाम प्राप्त करें। वास्तव में परिणामों के पीछे के कारणों को समझे बिना प्रतिक्रिया करें। चरण 1 से दोहराएं। फ्लाईव्हील प्रभाव और कयामत लूप से सबसे बड़ी सीख यह है कि स्थायी परिवर्तन होने से पहले स्थायी परिवर्तन निर्माण की लंबी अवधि के बाद होते हैं। कोई त्वरित समाधान नहीं है, और जैसा कि कहावत है, अच्छी चीजें उन लोगों को मिलती हैं जो प्रतीक्षा करते हैं और जो दृढ़ता से अपनी हेजहोग अवधारणा का अनुसरण करते हैं।